हाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हिम्मत सिंह काला, भारतीय संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। आज हम बात करेंगे नागरिकता पर। दोस्तों, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में कहाँ पर हैं? नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में कौन कौन से आर्टिकल में है? कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित बात करता है? नागरिकता प्राप्त करने के आधार क्या क्या हैं? नागरिकता किस प्रकार से छीनी जा सकती है? नागरिकता को रद्द किस प्रकार से किया जा सकता है? नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस में निहित है? इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता। दोस्तों, हमारा टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागरिकता का वर्णन भारत के संविधान में भाग 2 में किया गया है। नागरिकता का वर्णन भारत के संविधान में भाग 2 में किया गया है। भाग 2 में किया गया है और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक है। दोस्तों, हमारा टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता का वर्णन भारत के संविधान में भाग 2 में किया गया है और भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। 5 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया है। दोस्तों, ये है हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, नागरिकता समझने से पहले हमें व्यक्ति को समझना होगा कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। कानूनी रूप से दर्जा प्राप्त व्यक्ति कौन कौन है? व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्ति के आधार क्या है? व्यक्ति कौन कौन होते हैं? इन पे हम पहले बात करेंगे, फिर हमारे मुख्य टॉपिक नागरिकता पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, व्यक्ति कानूनी रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनको हम बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कानूनी रूप से प्राप्त व्यक्ति, कानूनी रूप से दर्जे प्राप्त व्यक्ति। कानूनी रूप से दर्जे प्राप्त व्यक्ति कौन कौन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कानूनी रूप से दर्जे प्राप्त व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, इस पे हम बात करेंगे। नंबर 1 पे है दोस्तों नंबर 1 पर है नागरिक। नंबर 1 पर है नागरिक। नंबर 1 पर है नागरिक। नागरिक को हम बोलते हैं सिटीजन। नागरिक को हम बोलते हैं सिटीजन। नंबर 2 पर है विदेशी। नंबर 2 पर है विदेशी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलियंस, जिसे हम कहते हैं एलियंस। नंबर 1 पर है नागरिक, नंबर 2 पर है विदेशी, नंबर 3 पर है शरणार्थी। नंबर 3 पर है शरणार्थी। शरणार्थी को हम बोलते हैं रिफ्यूजी। शरणार्थी को हम बोलते हैं रिफ्यूजी। नंबर 4 पर है राज्य विहीन। नंबर 4 पर है राज्य विहीन, जिसे हम बोलते हैं स्टेटलेस। स्टेटलेस। दोस्तों, कानूनी रूप से दर्जे प्राप्त व्यक्ति 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 पर है नागरिक, जिसे हम बोलते हैं सिटीजन। नंबर 2 पर है विदेशी, जिसे हम बोलते हैं एलियंस। नंबर 3 पर है शरणार्थी, जिसे हम बोलते हैं रिफ्यूजी। नंबर 4 पर है राज्य विहीन, जिसे हम कहते हैं स्टेटलेस। दोस्तों, नागरिक कौन है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि नागरिक कौन है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में अगर किसी व्यक्ति को सिविल अधिकार तथा उसके साथ साथ
राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो उसे हम नागरिक का दर्जा देंगे। भारत के संविधान में हम जब देखते हैं कि भारत में निवास करने वाले वे लोग जिनको सिविल अधिकार तथा उनके साथ साथ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, नागरिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नागरिक कहलाते हैं। तो सिविल अधिकार, सिविल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, जिसे सिविल अधिकार तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो उसे हम कहते हैं नागरिक। नंबर 2 पर है विदेशी। दोस्तों विदेशी कौन है? विदेश के लोग भारत में आते हैं घूमने के लिए, फिर घूमकर अपने राष्ट्र में फिर चले जाते हैं, ये लोग विदेशी कहलाते हैं। विदेशी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शत्रु विदेशी और एक होता है मित्र विदेशी। दोस्तों विदेशी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शत्रु और दूसरा होता है मित्र। दूसरा होता है मित्र। एक तो होता है शत्रु, एक होता है मित्र। शत्रु को बोलते हैं एनिमी, इसको बोलते हैं फ्रेंडली, इसको बोलते हैं फ्रेंडली। विदेशी एलियंस 2 प्रकार के होते हैं, शत्रु जिसे हम एनिमी बोलते हैं, नेक्स्ट है मित्र जिसे हम फ्रेंडली बोलते हैं। दोस्तों विदेशी शत्रु कौन है? विदेशी शत्रु का मतलब ये होता है कि अगर भारत का संबंध किसी राष्ट्र से अच्छा नहीं है, भारत का संबंध किसी राष्ट्र से अच्छा नहीं है, भारत का किसी राष्ट्र से युद्ध हो रखा हो या युद्ध हुआ हो पहले, ऐसे जो राष्ट्र हो गए ये हमारे भारत राष्ट्र के शत्रु मित्र राष्ट्र कहलाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है पाकिस्तान। सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? पाक। सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? पाक। पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए हैं, तो सीधी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान हमारा मित्र तो हो नहीं सकता, शत्रु ही होगा, अर्थात विदेशी शत्रु कहलाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है मित्र, नेक्स्ट है मित्र, फ्रेंडली। मित्र जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हों मित्र राष्ट्र कहलाते हैं। जैसे पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी राष्ट्र लगभग हमारे मित्र ही हैं। जैसे रूस देख लो आप उदाहरण के रूप में, रूस का उदाहरण देख लो, या उस पाकिस्तान अमेरिका का उदाहरण देखो आप। दोस्तों नेक्स्ट है शरणार्थी। शरणार्थी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्यूजी। शरणार्थी क्या होते हैं? दोस्तों ऐसे लोग जो किसी अभाव के वश, ऐसे लोग जो किसी अभाव के वश या किसी कारणवश या किसी राजनीतिक दबाव के या किसी धार्मिक दबाव के अपने राष्ट्र को छोड़ दिया हो और राष्ट्र को छोड़ के दूसरे राष्ट्र में आकर रहने लगे, उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। दोस्तों शरणार्थी ये जो शब्द है शरणार्थी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत के अंदर शरणार्थियों को शरण दी जाती है। कई राष्ट्र के कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में आके निवास कर रहे हैं, उन्हें हम शरणार्थी के रूप में शरण देते हैं। हमारी भारत की सरकार है ये इजाज़त देती है शरणार्थियों को यहाँ रुकने के लिए, और ये शरणार्थी कहलाते हैं। राज्य विहीन, स्टेटलेस, चौथे नंबर पे राज्य विहीन। दोस्तों राज्य विहीन क्या है? दोस्तों ऐसे लोग जिनकी नागरिकता किसी राष्ट्र ने समाप्त कर दी हो, ऐसे लोग जिनकी नागरिकता किसी राष्ट्र ने समाप्त कर दी हो, पूरे विश्व में उनकी कहीं पर भी नागरिकता नहीं है, अर्थात राज्य विहीन लोग कहलाते हैं। ऐसे लोग राज्य विहीन लोग कहलाते हैं। दोस्तों सिटीजनशिप हमारा टॉपिक है, नागरिकता हमारा टॉपिक है। भाग 2 में वर्णित है नागरिकता, और भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया अनुच्छेदों का। कानूनी रूप से दर्जे प्राप्त व्यक्ति कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 पर है नागरिक, नंबर 2 पर है विदेशी, नंबर 3 पर है शरणार्थी, नंबर 4 पर है राज्य विहीन। सिटीजन, एलियंस, रिफ्यूजी, स्टेटलेस। यहाँ पर सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट जिसे प्राप्त है उसे हम नागरिक कहेंगे, और विदेशी 2 प्रकार के शत्रु और मित्र। ठीक है, शरणार्थी बता दिया मैंने आपको, राज्य विहीन बता दिया आपको मैंने।
ये 4 प्रकार से। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में किए गए? राइट आंसर रहेगा भाग 2। भाग 2 में क्वेश्चन आता है, कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है? 5 से लेकर 11 तक का वर्णन किया गया है। ठीक है। कानूनी रूप से दर्जे प्राप्त व्यक्ति कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार कौन कौन सा है? 1 2 3 4। या कानूनी रूप से दर्जे प्राप्त व्यक्ति का प्रकार नहीं है, 1 2 3 आपको ऑप्शन दे, चौथा ऑप्शन अलग दे सकता है आपको, और चौथा ऑप्शन गलत होगा। दोस्तों ये तो हमारा नंबर 1 टॉपिक है, ये हमारा नंबर 2 टॉपिक है। अब हम बात करेंगे नागरिकता से संबंधित तीसरे टॉपिक पर। दोस्तों काफ़ी आसान टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा है टॉपिक, लेकिन टॉपिक अच्छा है, समझने की ज़रूरत है हमें इस टॉपिक पर। दोस्तों अब हम बात करेंगे नागरिकता प्राप्त करने के आधार कितने प्रकार के। नागरिकता प्राप्त करने के आधार, पहले हमने देखा व्यक्ति, दर्जे प्राप्त व्यक्ति कानूनी रूप से 4 प्रकार के। अब नागरिकता प्राप्त करने के आधार कितने हैं भारत के संविधान में, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के आधार है 5। नागरिकता प्राप्त करने के आधार है 5। नंबर 1 पर है जन्म, जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 2 पर है वंश, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 3 पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 4 देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 5 क्षेत्र राज्य सम्मिलित होने पर, अर्थात क्षेत्र सम्मिलित होने पर भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता प्राप्त करने के आधार कितने हैं? दोस्तों उसका राइट आंसर है 5। 5 कौन कौन से हैं उसे हम समझेंगे। नागरिकता प्राप्त करने के आधार, प्राप्त करने के आधार। दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के आधार कितने हैं? नागरिकता प्राप्त करने के आधार है 5। नागरिकता प्राप्त करने के आधार है 5। क्वेश्चन आपके सामने आया है कि नागरिकता प्राप्त करने के आधार कितने हैं? दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के आधार है 5। 5 आधार कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है जन्म, नंबर 1 पे है जन्म। नंबर 2 पर है वंश। नंबर 3 पर है पंजीकरण। नंबर 3 पर है पंजीकरण। नंबर 4 पर है देशीयकरण। नंबर 4 पर है देशीयकरण। और नंबर 5 पर है क्षेत्र सम्मिलित होने पर, क्षेत्र सम्मिलित होने पर, क्षेत्र सम्मिलित होने पर, क्षेत्र सम्मिलित होने पर। दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के आधार कितने हैं? दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के आधार है 5। नागरिकता प्राप्त करने के आधार है 5। नागरिकता 5 आधारों से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 पर है जन्म, दोस्तों दूसरे नंबर पे वंश, तीसरे नंबर पे पंजीकरण, चौथे पर है देशीकरण, नेक्स्ट है क्षेत्र सम्मिलित होने पर। जन्म क्या है? दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का जन्म, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या भारत के निवासी हो, तो उसे आसानी से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी।
अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है या उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का हो, या जन्म के दौरान अगर किसी व्यक्ति के जन्म के दौरान उसके माता पिता में से एक कोई भारत का नागरिक हो, तो उसे आसानी से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये है जन्म का आधार। वंश का आधार है अगर किसी व्यक्ति के पूर्वज भारत में रहे हो, अगर किसी व्यक्ति के पूर्वज भारत में रहे हो तो उसे आसानी से उस व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट है पंजीकरण। दोस्तों पंजीकरण का मतलब है निवास। पंजीकरण का मतलब है निवास, और ये निवास बताया गया है 5 वर्ष का। निवास बताया गया है 5 वर्ष का निवास बताया गया है। कितने वर्ष का निवास बताया गया है? 5 वर्ष का। अर्थात कोई व्यक्ति भारत में 5 वर्ष से रहता है या 5 वर्ष से रह रहा है और उसके पास पंजीकरण किया हुआ है, अर्थात उसने पंजीकरण करवा रखा है भारत सरकार में और 5 वर्ष से रह रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अर्थात यहाँ पंजीकरण का आधार है निवास। पंजीकरण का आधार क्या है? निवास। पंजीकरण का आधार है निवास। अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, उसका पंजीकरण हो रखा है भारत में, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट है देशीकरण। दोस्तों देशीकरण का मतलब होता है व्यवसाय करना। अगर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति भारत में आकर व्यवसाय करता है और लगभग व्यवसाय करते हुए उससे लगभग 12 वर्ष हो गए, लगभग कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गए हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, क्या कर रहा है? व्यवसाय। अगर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति अगर भारत में आकर 12 वर्ष से अगर व्यवसाय कर रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों ये 12 वर्ष का जो प्रावधान है, ये 12 वर्ष की जो अवधि थी ये पहले थी। वर्तमान में 12 वर्ष की अवधि को घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 6 वर्ष कर दिया गया है। देशीकरण की अवधि अगर आज वर्तमान में पूछी जाती है आपसे तो 6 वर्ष लगाना है, 12 वर्ष नहीं लगाना है। ये 12 वर्ष का प्रावधान पहले था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6 वर्ष का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति 6 वर्ष से भारत में व्यवसाय कर रहा है, भारत में काम कर रहा है, तो उसे आसानी से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों ये जो 6 वर्ष का प्रावधान किया गया है, ये किया गया है 31 दिसंबर 2014 से किया गया है। 31 दिसंबर 2014 से किया है। आपके सामने क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पहले देशीकरण का आधार क्या था? 12 वर्ष, और वर्तमान में देशीकरण का आधार क्या है? 6 वर्ष। ये वर्तमान में जो 6 वर्ष देशीकरण का आधार किया गया है, ये कब किया गया है? 31 दिसंबर 2014 से किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है क्षेत्र सम्मिलित होने पर। क्षेत्र सम्मिलित होने का मतलब ये है कि अगर कोई क्षेत्र भारत संघ राज्य क्षेत्र में मिलता है तो मिलने पर उन सभी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली दे दी जाएगी। उदाहरण के रूप में मैं बात करूँगा सिक्किम की बात करूँगा। उदाहरण के रूप में बात करूँगा सिक्किम। उदाहरण के रूप में बात करूँगा सिक्किम। दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के आधार है 5। नंबर 1 है जन्म, नंबर 2 पर है वंश, नंबर 3 पर है पंजीकरण। पंजीकरण 5 वर्ष का है। पंजीकरण का मतलब है निवास। 5 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति निवास कर रहा है। नेक्स्ट है देशीकरण। देशीकरण है 12 वर्ष का, पहले 12 वर्ष था। देशीकरण का मतलब होता है व्यवसाय करने। कोई दूसरे राष्ट्र व्यक्ति यहाँ आया है व्यवसाय करने, 12 वर्ष अगर काम करता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों अदनान सामी ने भी नागरिकता इसी आधार पर लिए, यहाँ पर आके काम किया है 12 वर्ष तक, उसके बाद उसे नागरिकता मिली है। वर्तमान में 6 वर्ष है और ये किया गया है 31 दिसंबर 2014 से। नेक्स्ट है क्षेत्र सम्मिलित होने पे सिक्किम राज्य को सम्मिलित किया गया है इसी आधार पर, क्षेत्र सम्मिलित होने पर। इस तरह से नागरिकता प्राप्त करने के आधार है 5। इस प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने के आधार है 5। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता प्राप्त करने के आधार कितने हैं? 5 हैं। 5 आधार कौन कौन से हैं, या ये पूछा जा सकता है कि इन आधारों में से कौन सा शामिल नहीं है, या मिलान के लिए आ सकता है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में नागरिकता कैसी है, भारत में नागरिकता का सिस्टम क्या है, अर्थात नागरिकता एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है।
दोस्तों मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं पाई जाती है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि दोहरी नागरिकता भारत में नहीं पाई जाती है, लेकिन भारत में उप नागरिकता का प्रावधान एक जगह किया गया था। आपको ध्यान होना चाहिए, JNK मीन्स जम्मू कश्मीर के अंदर पहले दोहरी नागरिकता अर्थात उप नागरिकता का प्रावधान था। उप नागरिकता का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर का व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक भी कहलाता था और उसके साथ साथ भारत का नागरिक भी कहलाता था। लेकिन वर्तमान में धारा 370 को समाप्त करने के कारण पूरे राज्य को एक मिला लिया गया है और इसके बाद भारत में एक सिंगल नागरिकता पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, भारत में तो ऑलरेडी पहले से ही सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से प्रभावित है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों नागरिकता के स्रोत, नागरिकता के स्रोत, दोस्तों नागरिकता के स्रोत, नागरिकता के स्रोत की बात करूं मैं, एकल नागरिकता, नंबर 1 पर है एकल नागरिकता, नंबर 2 पर है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता नंबर 2 पर है दोहरी नागरिकता। दोस्तों एकल नागरिकता का मतलब यह है कि पूरे राष्ट्र की एक ही नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में रहता है तो उसकी अलग से नागरिकता नहीं है, राजस्थान की अलग से नागरिकता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पूरे राष्ट्र की एक नागरिकता है, कोई भी राज्य का हो सभी की एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है, अर्थात पूरे राष्ट्र की एक ही नागरिकता है। उसके बाद बात करता हूँ दोहरी नागरिकता, राज्य के साथ राज्य की भी नागरिकता और उसके साथ उस राष्ट्र की भी नागरिकता। जब दोहरी नागरिकता का हम उदाहरण देखते हैं तो हम अमेरिका को देखते हैं। दोहरी नागरिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। दोहरी नागरिकता का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका के अंदर अलग अलग नागरिकता पाई जाती है, राज्यों की अलग नागरिकता है और पूरे राष्ट्र की, अमेरिका राष्ट्र की अलग नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का ये जो प्रावधान है ये हमने अमेरिका से लिया है। यूँ कह सकते हैं अमेरिका से तो लिया नहीं है, लेकिन अमेरिका से प्रभावित है, अमेरिका से प्रभावित है। ऐसा कहाँ पर देखने को मिलता है? हमें उप नागरिकता के रूप में देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, तो पहले था आज नहीं है। तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एकल नागरिकता पर। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है या कह सकते प्रभावित है, ये है ब्रिटेन से। ये कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से है। ब्रिटेन से। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से प्रभावित है। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ मैं कि भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, भारत में अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भारत का व्यक्ति अर्थात भारत का नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो विदेशी है, कोई दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति भारत में आकर भारत की नागरिकता लेता है, भारत में आकर भारत की नागरिकता लेता है और भारत में निवास करता है और भारत की नागरिकता लेता है। एकल नागरिकता उसके पास है भारत की, और दूसरे देश की नागरिकता अगर उसकी समाप्त है और भारत में आकर भारत की नागरिकता लेता है तो उसे भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसे भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि भारत का व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिसका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक होने के नाते उसे राष्ट्रपति के चुनाव का लड़ने का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में आता है और भारत में आके नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार है। दोस्तों लेकिन अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है वही
केवल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, दूसरा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति है अमेरिका में जाके अमेरिका की नागरिकता लेता है, तब भी वह अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अमेरिका के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जिसका जन्म अमेरिका के अंदर हुआ है। ये छोटा सा एक प्रावधान था। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं और उनमें लिखा क्या है, इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों टॉपिक काफ़ी अच्छा है, समझने लायक टॉपिक है। दोस्तों भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया है भाग 2 के अंदर। नागरिकता संबंधी प्रावधान है, 5 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10 और 11। दोस्तों भारत के संविधान में 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है और इसका वर्णन भाग 2 में किया गया है। इसका वर्णन भाग 2 में किया है। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप है। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप है। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप है। दोस्तों 5 में क्या लिखा है, 6 में क्या लिखा है, 7 में क्या लिखा है, 8 में क्या लिखा है, 9 में क्या लिखा है और 10 में क्या है और 11 में क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़्यादा देखना है। वैसे 5 को भी देखना है, 6 को भी देखना है, 7 को भी देखना है, 8 को भी देखना है। दोस्तों स्वतंत्रता के समय अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, आर्टिकल 5 की मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 5 मतलब 5 वर्ष से, आर्टिकल 5 मीन्स 5 वर्ष से स्वतंत्रता के समय अगर भारत में निवास कर रहा है तो भारत की नागरिकता उसके पास होगी, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो यहाँ आधार है स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय से अगर निवास कर रहा है 5 वर्ष से, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। 6 में लिखा है हिंदू शरणार्थी। 6 में लिखा है हिंदू शरणार्थी। 6 में क्या लिखा है? हिंदू शरणार्थी। 6 में लिखा है हिंदू शरणार्थी। स्वतंत्रता के समय ऐसे हिंदू जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इनके साथ एक कंडीशन रखी गई, एक शर्त रखी गई। शर्त है 19 जुलाई 1948 48 से पहले अगर भारत में आए हैं तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, भारत के नागरिक कहलाएंगे। तारीख बताई गई है 19 जुलाई 1948, अर्थात 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए हिंदू को भारत का नागरिक माना जाएगा। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है हिंदू शरणार्थी। आपको डायरेक्ट ऐसे याद करना है। स्वतंत्रता के समय 5 वर्ष से निवास कर रहे हैं, आर्टिकल 5 वर्ष से निवास कर रहे हैं। आर्टिकल 6 हिंदू शरणार्थी। आर्टिकल 7 में लिखा है मुसलमानों से संबंधित है। ये मुसलमान संबंधित आप कह सकते हो मुस्लिम शरणार्थी। आप यूँ कह सकते हो मुस्लिम शरणार्थी। ऐसे मुसलमान जो स्वतंत्रता के समय के बाद भारत में आए हैं उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह से हिंदू शरणार्थियों के लिए एक तारीख निर्धारित की गई थी, इसी तरह मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भी एक तारीख निर्धारित की गई है, 1 मार्च
1947, 1 मार्च 1947। अर्थात ऐसे मुसलमान जो पाकिस्तान से आए हैं 1 मार्च 1947 से पहले, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट है 8। 8 का मतलब है पूर्वज। पूर्वज, जिनके पूर्वज भारत में रहे हैं या भारत के नागरिक रहे हैं, उन्हें आसानी से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब नेक्स्ट है 9। 9 में है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता 9 में क्या है? एकल नागरिकता। 9 में क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 9 स्पष्ट रूप से ये बताता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है 10 असंवैधानिक। अवैधानिक तरीका। इसका मतलब है अवैधानिक तरीका, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता गलत तरीके से नहीं छीनी जाएगी, अवैधानिक तरीके से नहीं छीनी जाएगी। आर्टिकल 10 में लिखा है। आर्टिकल 11 में लिखा है संसद कानून बनाएगी। आर्टिकल 11 में क्या लिखा है? संसद कानून बनाएगी। संसद क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। अर्थात ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल ये बताता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। मैं ये कहना चाहता हूँ आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 9 को आप देखो, आर्टिकल 11 को देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 9 में संसद कानून बनाती है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाती है, नागरिकता पर कानून बनाती है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थे नागरिकता संबंधित कानून। इसे याद करने का सिंपल सा तरीका है आर्टिकल 5 वर्ष से निवास कर रहा हो स्वतंत्रता के समय, क्लियर है। आर्टिकल 6 में हिंदू, आर्टिकल 7 में मुसलमान, आर्टिकल 8 में है पूर्वज और आर्टिकल 9 में है एकल नागरिकता। आर्टिकल 10 में अवैधानिक तरीके से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी और आर्टिकल 11 में संसद कानून बनाएगी। दोस्तों ये हमारे थे आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7। दोस्तों अब कुछ फैक्ट है भाग 2 से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, उस पर हम बात करेंगे, फिर हमारा टॉपिक समाप्त है। दोस्तों एक समिति बनी थी, समिति LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। ये समिति 2000 में बनी थी। LM सिंघवी समिति, सिंघवी समिति। दोस्तों LM सिंघवी समिति 2000 में बनी थी। LM सिंघवी समिति बनी थी 2000 में। इस समिति का उद्देश्य था, इस समिति का उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य था कि भारत से बाहर जो भारत मूल के लोग रहते हैं, प्रवासी भारतीय जिसे हम कहते हैं प्रवासी भारतीय, उन प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने के लिए ये समिति बनाई गई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान सिंघवी का रहा था, LM सिंघवी का रहा था। अर्थात दूसरे राष्ट्र में निवास कर रहे भारत के वे लोग जो भारतीय प्रवासी कहलाते हैं, उन्हें भारत से जोड़ने के लिए ये समिति बनाई गई थी। ये समिति 2000 में बनाई गई थी। इसी समिति के आधार पर 2003 से, इसी समिति के आधार पर 2003 से भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस LM सिंघवी समिति 2000 के आधार पर 2003 से भारतीय प्रवासी दिवस नई दिल्ली
दिल्ली में प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2003 से। प्रथम कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में। किस समिति के आधार पर? एल.एम. सिंघवी समिति के आधार पर। एल.एम. सिंघवी समिति कब की है? ये है 2000 की समिति है, 2000 की। दोस्तों गांधी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, गांधी जी की। गांधी जी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से, कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिणी अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत आए थे। भारत आगमन पर, गांधी जी के भारत आगमन पर प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भाग 2 पर बात कर रहे हैं हम, सिटीजनशिप पे बात कर रहे हैं, नागरिकता पे बात कर रहे हैं। नागरिकता की जो अवधारणा है ये सबसे ज़्यादा गणराज्य पर प्रभाव डालती है। कहाँ डालती है? गणराज्य पर प्रभाव डालती है, क्योंकि भारत का जो प्रेसिडेंट है ये प्रथम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है। क्या है? प्रथम नागरिक है। क्या है? प्रथम नागरिक है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे। काफ़ी अच्छा टॉपिक था। बार बार इस वीडियो को देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितना आपका मन हो उतनी बार देखें और वीडियो को आसानी से समझने की कोशिश करें। अब हम समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत।